अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में दो खबरें, एक एमक्यूएम के मरकज़ 90 पर छापा और उसके बाद ट्रायल कोर्ट से जो वहां से गिरफ्तार होने वाले एमक्यूएम के कारकुनान थे उनको सज़ाएं। सिंध हाई कोर्ट से 7 साल के बाद रिलीफ मिलना, यानी कि रेंजर्स ने जो मुल्ज़मान बरी हुए थे उनकी बरियत के ख़िलाफ़ अपील दायर की थी, बरियत से मुताल्लिक़ अपील का मुस्तरद होना। और उसके बाद अगले ही रोज़ यानी कि सानहा बल्दिया फैक्ट्री में एमक्यूएम को फिर यानी कि एक मुकदमे का दोबारा से खुल जाना और ऐसा तासुर कि अब दोबारा से बल्दिया फैक्ट्री केस में एमक्यूएम के ख़िलाफ़ ना सिर्फ खबरें ज़ेर गर्दिश रहेंगी बल्कि मज़ीद फंसने के इम्कानात भी हैं। क्या वजूहत हो सकती हैं और ट्रायल के मुकम्मल होने, सज़ा के तवील अरसे के बाद एमक्यूएम के रहनुमा रऊफ़ सिद्दीकी को बुनियादी तौर पर नोटिस क्यों जारी किए गए हैं, हालांकि उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बरी किया था। अहम तरीन अपडेट्स हैं इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक और बड़ी बात, एक और अहम बात, जो कि अदाकार जो है वो बहरोज़ सब्सवारी साहब हैं, उन्होंने एक जगह इंटरव्यू दिया। नादर अली जो कि यूट्यूबर हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनको इंटरव्यू दिया। इस तरह की बात, ये जो फ़िरोज़ ख़ान बात कर रहे हैं, इस तरह की बात हम आए रोज़ चौराहों पर, गलियों में, फुटपाथों के ऊपर और गली के नुक्कड़ पे बैठे जो उर्दू बोलने वाले हैं, एमक्यूएम के करीबी हमदर्द समझे जाते हैं या फिर एमक्यूएम के अगर हरीफ भी समझे जाते थे, वो भी आज इस तरह की बात करते हुए नज़र आते हैं। चूँकि कराची के या सिंध के शहरी इलाकों के हालात जब जिस तरह के तब्दील हो रहे हैं कि बुनियादी वसाइल नहीं हैं, बुनियादी उनके मसाइल हल नहीं होते, पानी बिजली के, सफाई सुथराई के और घरेलू और बेशुमार जो है वो सिविक के ऐसे मसाइल हैं जो कि अल्ताफ़ हुसैन की एक आवाज़ के ऊपर ना सिर्फ एमपीए एमएनए ग्राउंड पर मौजूद होता था बल्कि मसाइल दूर करने के लिए भी एमक्यूएम के रहनुमा मौजूद होते थे। लेकिन आज ढूंढने को कोई नहीं मिलता। लोगों ने माल दौलत बना ली और ओहदे ले लिए और बड़े पोश इलाकों में चले गए। लेकिन जो कराची के ना सिर्फ मरकज़ी इलाके समझे जाने वाले आज भी बेयारो मददगार हैं। लेकिन ये बात जो है वो अब हर ज़बान ज़द-ए-आम हो चुकी है, लोग बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फ़िरोज़ ख़ान चूँकि उर्दू स्पीकिंग हैं, कराची के रहने वाले हैं और मारूफ़ अदाकार हैं, और उनकी जो है वो ज़बान पर भी आज वो अल्फ़ाज़ हमने सुने। ये जब मेरी नज़र से गुज़रे, मैंने खुद देखे, तो उसके बाद मैंने सोचा कि आप तक पहुँचाऊँ। आप यकीनन आप खुद भी सर्च कीजिएगा, नादर अली के जो पॉडकास्ट थी उसमें उन्होंने ये बात की। अब ये खुद सुने, अंदाज़ा लगाएँ कि ये क्या करें। और इस तरह के लोग पहले बात करते हैं लेकिन उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती, लोगों को उनको जो है वो आवाज़ जाती नहीं है। या फिर एक और भी बात है, ये आप सुने, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। बताया था वसीम बदामी के शो में, उसने मुझसे सवाल किया लीडर, मैंने कहा अल्ताफ हुसैन। अगला सवाल नहीं किया, अगला सवाल भी तो करता कैसे लीडर। देखो बात यह है कि अगर अल्ताफ भाई पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाते तो शायद ये हालात पाकिस्तान के नहीं होते। फेस करना चाहिए था, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, ये खत्ता है ना हमारा, कराची, हैदराबाद, इंटीरियर से। अल्ताफ भाई ने तो जगाया था सबको और अब सब सो गए, वो खुद भी सो गए मेरे हिसाब से। अच्छा, तो हम मतलब एक लैक ऑफ लीडरशिप है हमारे। 100% यार लीडर तो खड़ा रहता है ना भैया, चाहे कुछ भी हो जाए यार। बात ये हुई कि लीडर खड़ा रहता है। बात यह है कि उन्होंने जगाया ऐसे लोग जिनको अपने हकूक़ का नहीं पता था, जिनको ये नहीं अंदाज़ा था कि उनके बुनियादी हकूक़ क्या हैं, और पाकिस्तान बनाया, लाखों जानें कुर्बान की, और उसके बाद फिर लीडरशिप नहीं थी, खामोश थे। यानी कि एक वडेरों, जागीरदारों और माफियाज़ की चक्की के नीचे या उनके आताब का जो है वो शिकार रहे। लेकिन उसके बाद फिर अल्ताफ़ हुसैन जैसी एक लीडरशिप जो है सामने आई और लीडरशिप ने न सिर्फ कौम को जगाया बल्कि मुत्तहद भी किया। उसके बाद किसी भी वजूहात की वजह से अगर उनको मुल्क से जाना भी पड़ा तो उसके बाद सूरत हाल ये हुई कि जिस तरह के पीछे के जो लीडर थे, रहनुमा थे, जिनको ना सिर्फ असम्बली में पहुंचाया बल्कि उनकी जान पहचान, उनका एक चेहरा बनाया, फेस बनाया, जो कि दुनिया के सामने उनकी एक आवाज़ यानी कि बामानी आवाज़ समझी जाती थी, उनको अल्ताफ़ हुसैन ने बनाया। लेकिन वो मुल्क से बाहर चले गए। उसके बाद फिर पीछे जिस तरह भी वबाल आता गया, जिस तरह भी ना सिर्फ ऑपरेशन बल्कि और बेशुमार मुश्किलात का उनको सामना रहा। और ख़ास तौर पर अगर ये हम 22 अगस्त 2016 की बात करें तो जो रहनुमा थे उनको
ज़हमत करनी चाहिए थी। चूँकि जिस तरह की कत्ल गारत गिरी या जिस तरह का ताब जो है अज़ीज़ें, अगर उर्दू स्पीकिंग जो कौम है, यानी कि जो महाजर हैं, जो कि पाकिस्तान के नाम पर हिजरत करके पाकिस्तान बनाने वालों में शामिल थे, वो आए तो उनको वो आज भी क्लेम करते हैं कि सबसे ज़्यादा अमवात, सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है पाकिस्तान में तो उनकी आबा व अजदाद के हुआ है। एक तो जायदादें छोड़ी जब मुंतकिल हुए तो उस वक़्त उनको नुकसान हुआ, उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ औक़ात में ऑपरेशन होता गया या उनको गद्दार तसव्वुर करने की या गद्दार बनाकर पेश करने की कोशिश की गई, तो सबसे ज़्यादा नुकसान इन लोगों को होता गया। ये लोग यहाँ के कराची में लोग मानते हैं। तो नुकसान उठाया, नुकसान उठाने के बाद फिर मज़ीद अपने लीडरशिप को और कौम को मज़ीद मजबूत करने के लिए जो पाकिस्तान में मौजूद लीडर्स थे उनको खड़े रहना चाहिए था, डटे रहना चाहिए था। लेकिन सबसे ज़्यादा वो उन्होंने जो लोग समझते हैं कि उन्होंने बेवफ़ाई की, ना सिर्फ अपने कायद से बेवफ़ाई की बल्कि अपनी कौम से भी बेवफ़ाई की, और कभी किसी जमात के आगे जाके झुक गए, कभी किसी के आगे जमात के आगे जाकर अपने जो है वो ज़ाती मफादात तो ले लिए, लेकिन कौम का कुछ नहीं किया। तो बहरहाल ये बहरोज़ सब्ज़वारी का भी यही कहना है कि एक तो लीडर जो है वो जगाया, जगाने के बाद फिर यहाँ पीछे लोग सो गए, कुछ आगे बढ़ नहीं पाया। तो ये एक मामला था। दूसरा ये है कि मैं सानिया बल्दिया फैक्ट्री पर का जो मामला था वहाँ आने से पहले लेकिन थोड़ी-सी अगर आपको मैं फैक्ट्स आपके सामने रखूँ जो कि गुज़श्ता रोज़ हमने रिपोर्ट किए, क्योंकि केसेस इतने ज़्यादा तवील हैं या इतनी ज़्यादा जो है वो ख़बरें होती हैं, तो हमारी जो रूटीन की यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें काफ़ी बच जाती हैं। तहरीरी हुक्मनामा जो आया था वो मैं तहरीरी हुक्मनामा आपको थोड़ा आगे चल के सुनाता हूँ, लेकिन उसके बाद फिर मैं उसके जो अदालत के अंदर कुछ हुआ, ख़ास तौर पर जो एमक्यूएम के मरकज़ 90 से जो लोग गिरफ़्तार हुए थे, जिनको सज़ाएँ हुई थी, उस हवाले से तज़किरा करता हूँ। उसमें सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच यानी कि जस्टिस के आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपीलों के ऊपर फैसला सुनाया, और अदालत ने जो फैसल मोटा, उबैद केटू, फरहान मुल्ला और दीगर की जो बरीयत के खिलाफ सरकार की अपीलें थीं उनको मुस्तरद किया, और अदालत ने 13 मुल्ज़मान की सज़ाओं में इजाफे से मुताल्लिक जो रेंजर्स की दरखास्तें थीं उनको भी मुस्तरद की। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने धमाका खेज़ मवाद में नादिर शाह समेत 14 मुल्ज़मान को बरी किया था। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने एमक्यूएम के 13 कारकुनों को मुख्तलिफ सज़ाएँ सुनाई थी, और उनका यह कहना है कि गैर कानूनी असला केस में सज़ाओं में इजाफे और बरीयत के खिलाफ जो है अपील दायर की गई थी सरकार और रेंजर्स की तरफ से। और उसके बाद फिर अदालत ने फैसल मोटा को गैर कानूनी असला रखने के जुर्म में या इल्ज़ाम में 10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी, और अदालत ने फरहान शबीर उर्फ मुल्ला, उबैद केटू, आबिद को और दीगर को 8-8 साल की कैद सुनाई थी। अच्छा, ये जब अपील पर फैसला हुआ है, यानी कि अब कई ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कोई और इल्ज़ामात नहीं है, यानी कि इनके ऊपर कोई और केसेस नहीं है, तो इस दौरान ये सज़ाएँ पूरी करके भी जा चुके हैं, यानी कि जेल से रिहा हो चुके हैं। अपीलों पर रिहा होने के बाद फैसला हो रहा है, यानी कि इतनी ताख़ीर। और उसके बाद फिर तहरीरी हुक्मनामा सामने आता है। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने जो बरीयत की वजूहात है, यानी कि सरकार की जो अपील मुस्तरद की है, उसकी रीज़न लिखी हैं। वो रीज़न आप खुद भी सुनेंगे, अब हैरान होंगे कि क्या कुछ इल्ज़ामात थे, और उसके बाद फिर बरीयत के ऊपर अदालत ने किस तरह का हुक्मनामा जारी किया। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा है कि छापे के दौरान मुल्ज़मान की जानिब से दस्याब हथियार उठाना कुदरती अमर है, अदालत कहती है, यानी कि सिंध हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कह रहा है ये। अच्छा, अदालत ने ये कहा कि मुल्ज़मान से सब मशीन गनों से लेकर G3 राइफल्स, लाइट मशीन गनों तक हथियार बरामद करने का ये दावा किया गया। ताहम अकल इस बात को तस्लीम नहीं करती कि हर मुल्ज़िम जो 90 से गिरफ़्तार हुआ हो उसके पास से बम बरामद हुए। यानी कि जितने भी मुल्ज़मान थे, क्या सब अपनी जेबों में बम लेके घूम रहे थे, या अपने तकिए के नीचे बम लेके रख के बैठे हुए थे, जिनके सबके पास बम थे? अदालत कह रही है अकल तस्लीम नहीं करती कि सबके पास ही बम थे। किसी एक के पास होंगे, किसी एक की निगरानी में होंगे, किसी की, लेकिन यहाँ जो मुकदमे में शो किया गया था, यहाँ ये कहा गया था कि सबके पास ही बम थे। तो अदालत कहती है कि जो सरकारी वकील हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के फैसले के खिलाफ कोई जो हुक्म है, यानी कि अदालत ने जिन मुल्ज़मान को बरी किया, उस फैसले में क्या तज़ाद है, क्या हुक्म है, क्या खामी थी, उसकी भी निशानदेही नहीं की। तो लिहाजा सिंध हुकूमत की जो अपीलें हैं अदालत ने कहा मुस्तरद की जाती हैं। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुल्ज़मान और सरकार की तमाम इब्तदाई समात के बाद जो दरख्वास्तें थी उनको मुस्तरद किया। ये मामला आता है 90 का। 90 में असला बरामद करने का केस सबको याद होगा। अब चूँकि वीडियो लंबी ना हो, आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है,
मुख्तसर तरीन मैं आऊँगा ख़ास तौर पर ये जो सानिया बल्दिया फैक्ट्री का केस है। सानिया बल्दिया फैक्ट्री के केस में एमक्यूएम के साबिक सेक्रेटरी इंचार्ज अब्दुर्रहमान उर्फ भोला और उसके अलावा ज़ुबैर चरिया समेत जो फैक्ट्री के मुलाज़मीन हैं उनको सज़ाएँ हुई थी। और उसके बाद फिर जो मुल्ज़मान थे यानी कि जिनको सज़ाएँ हुई थी, उन्होंने फ़ैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। अपील काफ़ी अरसे ज़ेर समाअत है। इस दौरान सिंध हाई कोर्ट में इसी बेंच ने यानी कि जस्टिस के आगा साहब की सरबराही में बेंच ने ये कहा था कि जो बड़ी-बड़ी मछलियाँ हैं यानी कि बड़े-बड़े मगरमच्छ हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। ट्रायल कोर्ट में अगर वो बरी हुए थे तो उनकी बरियत के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर क्यों नहीं की गई? सजरश की गई थी, वजूहात पूछी गई थी और ये पहले हम रिकॉर्ड पर मौजूद है, हम ये रिपोर्ट भी कर चुके हैं। उसके बाद फिर अदालत ने बार-बार इनसे पूछा कि भाई जो रऊफ सदीकी या दीगर जो बरी हुए थे, उनकी बरियत के ऊपर सरकार ने क्या किया? बिलाखिर सरकार ने अब उनकी बरियत के खिलाफ जो कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने कुछ मुल्ज़मान को सजाएँ, रऊफ सदीकी और दीगर जो एमक्यूएम के कारकुनान थे उनको बरी किया था। उसके फैसले के खिलाफ अब बाकायदा तौर पर सरकार ने अपीलें दायर कर दी हैं, यानी कि रऊफ सदीकी और दीगर की बरियत के खिलाफ। यानी कि अब मामला ये दोबारा से अब खबरों में आएगा, दोबारा से ये मामला जो है वो काफ़ी तूल पकड़ेगा। उसमें अदालत ने सरकार की अपील पर एमक्यूएम रहनुमा रऊफ सदीकी और दीगर को नोटिस जारी किए हैं और अदालत ने कहा कि प्रोसिक्यूशन और वकला सफाई को 400 गवाहों की फहरिस्त मुरतब करने का कहा गया, क्योंकि इस केस में चूँकि 260 के करीब अमवात हुई थी, लोग जलकर जहाँ भाग हुए थे, उसमें अदालत ने इसमें जो मामलात में गवाह हैं उसमें उसकी जो फहरिस्त में 400 गवाहों की फहरिस्त है और अदालत कहती है कि गवाहों के रोल के लिहाज से दर्जाबंदी करके फहरिस्त तैयार की जाए। और अदालत ने कहा कि जाए वक़ूआ पर मौजूद गवाहों लाशों की शनाख्त करने वाले, पोस्टमार्टम करने वाले और दीगर जो गवाह हैं उनको अलग अलग फहरिस्त उनकी जो है पेश की जाए। मुल्ज़मान के खिलाफ शवाहिद की तस्दीक करने वाले गवाहों को भी अलग अलग उनकी फहरिस्त बनाई जाए और 17 जनवरी को इस मामले में रिपोर्ट भी मांगी गई है। और इस दौरान रऊफ सदीकी को भी पेश होने का कहा गया कि अपने वकील के ज़रिए जो अपील दायर की गई है उस अपील में जो है वो खुद आकर पेश होके अपने जो उनकी बेगुनाही के शवाहिद या सबूत हैं वो आके रखें। अच्छा, इसमें जो एमक्यूएम के सेक्रेटरी इंचार्ज रहमान भोला, ज़ुबैर चरिया, शाहरुख और दीगर जो है वो अपील कुनंदगान में शामिल हैं और उसमें रऊफ सदीकी और दीगर को जो है अदालत ने बरी किया था। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने ज़ुबैर चरिया को 264 बार सज़ाए मौत सुनाई थी और उसके अलावा अदालत ने फैक्ट्री के 4 मुलाज़मीन को आग लगाने में सहूलतकारी के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। इस केस में अदालत ने जो फैक्ट्री मुलाज़मीन हैं शाहरुख, फ़ज़ल अहमद, अरशद महमूद, अली मोहम्मद जो है वो शामिल हैं और उनको भी सज़ाएँ सुनाई गई थी। भत्ता मांगने का इल्ज़ाम जो है अपील कुनंदगान यानी कि जो जिन लोगों ने जिनको सज़ाएँ हुई थी उनका ये कहना है कि भत्ता मांगने का जो इल्ज़ाम है वो बेबुनियाद है। ट्रायल कोर्ट ने शवाहिद को बारीक-बीनी से उसका जायज़ा नहीं लिया और अपील में ये भी कहा गया है कि सज़ाओं को कलादम करार देते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने से रोका जाए। बल्दिया फैक्ट्री में जो बल्दिया में अली इंटरप्राइज़ फैक्ट्री को केमिकल छिड़क कर आग लगाने का इल्ज़ाम है, प्रोसिक्यूशन का कहना है। और वाक़े में 264 ख़वातीन और फैक्ट्री के मुलाज़मीन जलकर जाँ भाग हुए थे। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जिस तरह मैंने आपको इब्तिदा में बताया कि कुछ मुल्ज़मान को बरी किया था जिसमें रऊफ सदीकी शामिल हैं और कुछ को जो है वो सज़ाएँ दी थी। सज़ाओं के खिलाफ मुल्ज़मान जो कि रहमान भोला और ज़ुबैर चरिया और दीगर हैं उन्होंने अदालत से अपील की थी कि उनकी सज़ाओं को कलादम करार दिया जाए और उसके बाद फिर रऊफ सदीकी को जो ट्रायल कोर्ट ने बरी किया था तो हाई कोर्ट ने उस पर काफ़ी एतराज़ात उठाए थे कि उनकी बरियत को चैलेंज क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि इस दौरान उनकी बरियत के खिलाफ हाई कोर्ट में जिस तरह दीगर की बाज़ केसेस में रियासत अपील दायर करती है और बाज़ केसेस में नहीं करती, इस केस में भी बरियत के खिलाफ अपील दायर नहीं की गई थी जिस पर अदालत ने सजनेस की थी। बहरहाल अब बाकायदा तौर पर अपील हो गई है, अब ये मामला दोबारा खुल गया है, अब दोबारा खबरों की ज़ीनत बनेगा। अब जो मुल्ज़मान हैं ट्रायल कोर्ट में तो बेशतर ऐसा होता है कि कुछ हल्के फुल्के शवाहिद में कुछ डाउट भी हो तो बाज़ दफ़ा कुछ वजूहात की बुनियाद पर जो मुल्ज़मान को सज़ा दे दी जाती है, लेकिन हाई कोर्ट में अपील का जब फैसला होता है तो वहाँ पर नामुमकिन सी बात होती है कि हल्की सी कोई भी खामी छोड़ी जाए तो उसके बाद फिर मुल्ज़मान की सज़ाएँ बरकरार रखी जा सकें, शायद ही कम चांसेस होते हैं। अब जो प्रोसिक्यूशन है उनको सज़ाएँ बरकरार रखने के लिए शवाहिद और सबूत ठोस तरीके से पेश करने होंगे। अगर कोई शवाहिद कमज़ोर होंगे तो यकीनी तौर पर जो ट्रायल कोर्ट ने बल्दिया फैक्ट्री के मुल्ज़मान को सज़ाएँ सुनाई थी वो कलअदम भी हो सकती हैं। आने वाले दिनों में अहम तरीन चीज़ें हैं जो आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।